नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा श्रीलंका के गृह युद्ध और उसको लेकर रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के चीफ के द्वारा करे गए कमेंट के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो यूएन का मानवाधिकारों वाला संगठन है, उसकी अध्यक्ष ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी यूनाइटेड नेशंस के सामने, जिसमें श्रीलंका में हुए गृह युद्ध के दौरान जो अत्याचार हुए थे लोगों पर, उसकी पूरी रिपोर्ट है डिटेल्ड। और पिछले 10 सालों में उस पर क्या क्या हुआ है, अत्याचार जिन लोगों पर हुए, तमिल्स पर, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या सरकार ने किया, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ब्रीफली मैं आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में भी बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन ब्रीफली हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो मैंने कुछ दिन पहले इंडिया चाइना जो ट्रेडिंग पार्टनर वाला वीडियो बनाया था कि चाइना भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, वहां पर भी मैंने आपको जिक्र किया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो 2020 का ही क्वेश्चन है, ये उस दिन मैं डालना भूल गया था उस लेक्चर में, आज इसमें सोचा कि डाल देते हैं, श्रीलंका है तो देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड, कि पिछले एक दशक में भारत श्रीलंका का व्यापार लगातार बढ़ा है। दूसरा, टेक्सटाइल वाले जो आर्टिकल्स हैं या टेक्सटाइल का जो बिजनेस है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, वो सबसे मेजर है, मेजर आइटम, इंपॉर्टेंट आइटम टेक्सटाइल है। तीसरा, पिछले 5 सालों में नेपाल हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो देखो इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है और आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में, बट कमेंट्स में आपको जवाब देना है। अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस। उनको अगर आपको देखना है तो आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, एंड दैट इज महिपाल, माय नेम। अगर आप मेरा नाम वहां पर यूज करते हैं एज एन अनलॉक कोड, तो आप ढेरों लाइव क्लासेस देख सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको या तो प्लस या आइकॉनिक, इन दो में से कोई एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स की वैलिडिटी है, 3 साल की भी वैलिडिटी है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप लंबे वाले प्लान्स ले सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। आइकॉनिक कोर्स में क्या है कि आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो आपकी तैयारी में डे टू डे आपको गाइड करेंगे, प्लस जीएस मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक पर्सनल इंटरफेस नहीं रहता और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को हल करने के लिए आइकॉनिक कोर्स लाया गया है। तो अगर आपको कोई मेंटोर आपके आसपास नहीं है जिनसे आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकें, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स एंड डोंट पे दीज प्राइसेस। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और इन कोर्सेज की साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इनको एक साथ परचेस कर सकते हैं। प्राइस में आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा। अगर आप 2 कोर्सेज एक साथ लेते हैं तो आपको कम प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल होंगे, एंड अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है। सेम गोज फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। तो एसएससी, बैंक, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और इनके जो 1 साल के कोर्स के प्राइजेस हैं वो ये नहीं होंगे, ये होंगे अगर आप ये कोड यूज कर लेते हैं। फरवरी 2021 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इनका जो ऑफिस होता है यूएन का मानवाधिकारों के लिए, उसकी जो हेड है, जो हाई कमिश्नर है मिशेल बैशले, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी यूएन में। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि कैसे श्रीलंका ने अपने गृह युद्ध के शिकार हुए लोगों को अभी तक न्याय नहीं दिलवाया है। ये गृह युद्ध क्या था? श्रीलंका में एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध चला था 1983 से 2009 तक। इसको ईलम वॉर भी कहा जाता है। 4 फेज थे इसके, इसीलिए इनको ईलम वॉर्स 1, 2, 3, 4 भी कहते हैं। और इस रिपोर्ट में ये डिटेल में बताया गया कि कैसे जो अभी भी उस गृह युद्ध के सर्वाइवर्स हैं, वो उनकी हालत बहुत खराब है, ना तो उनको न्याय मिला है, ना ही उनको अच्छे से नागरिक सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से मिल रही हैं, और श्रीलंका के गवर्नमेंट इनके एरियाज को मिलिटराइज कर रही है। तो एक ब्रीफली अगर मैं इस सिविल वॉर की बात करूं तो देखो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था ब्रिटिश से, और वहां पर श्रीलंका में 2 मेजर रिलीजियस या एथनिक ग्रुप्स थे। तो जो उत्तर वाले इलाके हैं, नॉर्थ और ईस्ट, यहां पर मेजॉरिटी थे तमिल जो कि हिंदू थे, और बाकी का जो एरिया है यहां पर मेजॉरिटी सिंहला, एथनिक सिंहला, जो मेनली बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो लोग थे। तो 2 एथनिसिटी है और 2 रिलीजियस, 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, सिंहला बुद्धिस्ट एंड हिंदू तमिल। तो इनके बीच में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं हुई थी, पहले कुछ सालों तक तो थोड़ी छोटी मोटी हिंसक झड़पें हुई थी, कुछ एंटी तमिल राइट्स हुए थे 56, 58, 77, 81, 83 में, जिनको कई बार गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला था, क्योंकि सिंहला जो समुदाय है उसके लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा थे। इसमें इन राइट्स में कई तमिल्स मारे गए, कई लोग भागकर कनाडा, यूरोप जैसे देशों में जाकर रहने लगे।
फाइनली 70s में कुछ आर्म्ड ग्रुप्स बनने लगे। उनमें सबसे प्रमुख ग्रुप आगे जाकर जो बन गया वो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको एलटीटीई के नाम से भी जाना जाता है। एलटीटीई का क्या लक्ष्य था कि एक अलग देश बनाना है, एक अलग ईलम बनाना है। तमिल ईलम का मतलब है तमिल कंट्री, तमिल ईलम बनाना है और इसके लिए हम हथियार उठाएंगे, ये इनका लक्ष्य था। कई सारे ग्रुप्स थे 70s में जो पीसफुल अपने अधिकारों की डिमांड कर रहे थे या फिर ये कह रहे थे कि हम एक अलग देश दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, लेकिन उन सारे ग्रुप्स पर अल्टीमेटली एलटीटीई हावी हो गया और 1980s में बाकी सारे ऑपोजिशन ग्रुप्स को, जो तमिल ग्रुप्स थे, उनको एलटीटीई ने खत्म कर दिया और ये एकमात्र बड़ा संगठन बचकर रह गया। तो इनको चाहिए था एक अलग तमिल स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी इस एरिया में इनको एक अलग तमिल ईलम चाहिए था। ऑफ कोर्स श्रीलंका की सरकार इसके लिए उस समय मानी नहीं और एक हिंसक आंदोलन को क्रश करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए गए और ये मिलिट्री ऑपरेशंस कई साल चले। बीच में इसमें कुछ समय के लिए भारत भी इन्वॉल्व हुआ था 1988 में, वो एक अलग कहानी है, किसी अलग लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। बेसिकली ये सिविल वॉर खत्म होता है 2009 में जाकर। 2009 में श्रीलंका की आर्मी ने महिंदा राजपक्षा के नेतृत्व में, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, एक बड़ा ऑफेंसिव चलाया, एक बड़ा हमला किया और एलटीटीई के खिलाफ एक सिविल वॉर एक कुछ महीने तक लास्ट में जब चला था तो इसमें एलटीटीई की मिलिट्री डिफीट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद पूरा नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट कंट्री का, जो काफी समय तक गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर था, वो इनके पास आ गया। लेकिन गृह युद्ध का खात्मा जब हो रहा था तो उसके आखिरी फेज में 1 लाख लोग मारे गए थे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, ठीक है। अनऑफिशियल फिगर्स तो और ज्यादा बताते हैं। और इनमें से भी लगभग 40,000 तमिल सिविलियंस थे जो हथियार उठाकर सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे तमिल हथियार उठाकर एलटीटीई को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग प्योरली सिविलियंस थे और उनको भी डिस्प्लेस करके कई बार उन पर भी हमले किए गए श्रीलंकन फोर्सेस के द्वारा। अब श्रीलंका की सरकार हमेशा से इस चार्ज को डिनाई करती आई है। वो कहते हैं कि हमने कभी सिविलियंस पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन उस समय की कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स जो लेकर आ रहे थे वहां से रिपोर्टर्स, उन्होंने भी बताया था कि जो श्रीलंकन आर्मी है वो अस्पतालों पर हमले कर रही थी, शेलिंग हो रही थी, इनडिस्क्रिमिनेट एरियल बॉम्बार्डमेंट हो रहा था। यानी कि ये नहीं देखा जा रहा कि कहीं कोई सिविल है, कोई मिलिट्री आउटपोस्ट है या नागरिक वहां पर डिस्प्लेस होकर रह रहे हैं टेंट में, उनके ऊपर भी बम गिराए गए। और जो सरेंडर कर रहे थे रेबल्स, जिन्होंने हथियार उठा भी रखे थे लेकिन मान लो आर्मी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए, उनको भी एग्जीक्यूट किया जा रहा था। और उसके अलावा कई लोग तो गायब हो गए जो आज दिन तक मिले ही नहीं है। तो थाउजेंड्स ऑफ माइनॉरिटी तमिल्स हैव जस्ट डिसअपियर्ड। अब ये डिसअपियरेंस ऑब्वियस सी बात है कि अब इतने साल हो गए तो वापस मिलेंगे नहीं। मान लो कुछ महीने बाद आ जाता तो कोई मिल जाता, जेल में भी होता, लेकिन ये लोग गायब हो चुके हैं। तो ये भी आरोप है कि कई लोगों को मार दिया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको कहाँ डाला गया, दफनाया गया, इस तरह के भी आरोप लगे थे श्रीलंका की आर्मी पर। 2015 में जब श्रीलंका में सरकार बदलती है, महिंदा राजपक्षा पावर से बाहर जाते हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना आते हैं और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का काफी प्रेशर था, तो उसके बाद फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया ये जांच करने के लिए कि क्या ये तमिल्स के साथ अत्याचार हुए, क्या एक्चुअली में जेनोसाइड हुआ। लेकिन इस तरह के कई कमीशंस बनने के बावजूद आज दिन तक पिछले 6 सालों में कोई भी श्रीलंकन मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑफिसर को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, गिल्टी नहीं ठहराया गया है कि आपने तमिल्स का जेनोसाइड किया या फिर तमिल सिविलियंस को आपने मारा या फिर किसी भी व्यक्ति के गायब होने में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का हाथ था। अब ये जिनके परिवार वाले गायब हो गए, ये आज भी न्याय की मांग करते हैं, आज भी समय समय पर प्रदर्शन करते हैं कि देखो, अगर किसी का कोई बेटा या भाई मान लो कोई हथियार उठाकर लड़ रहा था तो वो ठीक है, वो फिर भी एक बार मान के चलेगा कि हो सकता है लड़ाई में वो व्यक्ति मारा गया हो। लेकिन जो सिविलियंस थे, कई सिविलियंस भी गायब हो गए थे, तो इनके घर वाले आज भी कहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई है। 2019 में मैत्रीपाल सिरिसेना फिर से पावर से बाहर चले जाते हैं और जो प्रेसिडेंट थे सिविल वॉर के समय महिंदा राजपक्षा, उनके भाई गोतबया राजपक्षा बन जाते हैं प्रेसिडेंट। और ये खुद एक सिंहला नेशनलिस्ट एजेंडा वाली पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने एलटीटीई के रेबल्स के खिलाफ कुछ भी किया था, आर्मी ऑफिसर्स, उनको मैं खुद बचाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, जो वो पूरा ऑपरेशन चला था महिंदा राजपक्षा की सरकार के दौरान, उस समय आर्मी का लीडर कौन था? गोतबाया राजपक्षा। तो अब ये व्यक्ति जो खुद आज राष्ट्रपति बन चुका है, ये अपने ही मिलिट्री जनरल्स को तो परसिक्यूट करेंगे नहीं, उनको तो सजा दिलवाएंगे नहीं। इन्होंने ओपनली कह दिया कि हम किसी को सजा नहीं देने देंगे और अगर जो कमीशन वगैरह थे पहले, अगर वो कोई बहुत आगे जांच में बढ़ भी रहे थे तो हम उनको रोक देंगे। तो इन्होंने सारे कमीशन वगैरह बंद कर दिए और गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन के ऊपर भी काफी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल 2 महीने में, नवंबर 2019 में ये पावर में आए थे गोतबाया राजपक्षा, उसके बाद से ऑपोजिशन पर लगातार क्रैकडाउन चल रहा है। और 2020 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया गया श्रीलंका में, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास पावर अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कम कर दी गई है। साथ ही साथ तमिल कल्चरल आइकन्स को भी, हेरिटेज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ऐसे लगातार न्यूज आ रही हैं श्रीलंका से कि कई जगह जहां पर हिंदू या तमिल्स के मंदिर थे, वहां पर उनको डिस्ट्रॉय करके बुद्धिस्ट श्राइन्स को प्लेस किया गया है।
इस तरह के फोटोग्राफ्स भी आए थे जहां पर खुद जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो जाकर बुद्धिस्ट साइट को यहां पर या बुद्धिस्ट आइकन्स को यहां प्लेस कर रहे हैं, जहां पर तमिल्स कहते हैं कि हमारी ये रिलीजियस साइट थी। तो इस तरह की न्यूज कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट श्रीलंका से बाहर भेज रहे हैं। दूसरा इश्यू क्या है कि जो उत्तर और पूर्वी इलाके हैं जहां पर ये सिविल वॉर था, जहां तमिल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर श्रीलंका की सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिटराइज कर रही है और मिलिट्री लगातार बढ़ाती जा रही है। तो सिविल वॉर खत्म हुए 11 साल हो चुके हैं, एक बार के लिए मिलिट्री वहां से सब बाहर भी आ गई थी, लेकिन अब फिर से उन एरियाज में मिलिट्री बढ़ाई जा रही है। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक और नया कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया है, लेकिन यह बात बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट की तरह है कि गोतबाया राजपक्षा का यहां पर लक्ष्य कोई भी ह्यूमन राइट्स वाले व्यक्ति को, सरकारी ऑफिशियल या आर्मी जनरल को पनिश करना नहीं है। केवल नाम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिठाया गया है। श्रीलंका की सरकार केवल इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि दुनिया भर से जब प्रेशर आता है तो एक कहने को हो जाता है कि हाँ ठीक है हमने कमीशन बनाया हुआ है, लेकिन सबको पता है कि इस कमीशन में कभी न्याय मिलना नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स संस्था है उन्होंने ये भी डिमांड करी है कि श्रीलंका के जो टॉप जनरल्स हैं जो उस सिविल वॉर में इन्वॉल्व थे, उनके ट्रैवल बैन लगाए जाने चाहिए, उनको यूएस में नहीं आने देना चाहिए, या फिर उनके जो विदेशी एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज किया जाए। तो अभी ये सब चर्चा चली रही। तो ट्रैवल बैन और एसेट फ्रीज के अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है वो तो ये भी चाह रही थी कि इनके ऊपर श्रीलंका पर सैंक्शंस वगैरह लगाए जाएं। तो इसीलिए फरवरी 2021 में एक प्रपोजल भी लाया गया जिसको यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों ने बैक किया था उस प्रस्ताव को, कि श्रीलंका के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि इन्होंने अपने सिविल वॉर के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, बहुत सारा यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुआ था, उसके लिए श्रीलंका को किसी तरह से एक तो सैंक्शन किया जाए, ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास हो। अब श्रीलंका का कहना था कि ये सब पॉलिटिक्स हैं और 10-11 साल बाद कई देश इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ये गलत है, हमने हमारी तरफ से सब कुछ किया है। ऐसा श्रीलंका की सरकार कहती है कि ये रेजोल्यूशन पूरा गलत था, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसको कई बड़े बड़े देश बैक कर रहे थे, तो इसीलिए श्रीलंका जेन्युइनली इसको लेकर टेंस था। फिर 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी कि क्या क्या वॉर क्राइम्स इन्होंने किए थे सिविल वॉर में, उसको लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट लाई गई। और इन्होंने ये बताया कि इस सिविल वॉर के खत्म होने के बाद भी कंटिन्यूसली ये इश्यूज चल रहे हैं कि माइनॉरिटीज यानी कि तमिल्स के खिलाफ अभी भी सरकार प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले रही है, अभी भी उनको दबाया जा रहा है, मिलिटराइज किया जा रहा है उनके जोन को। तो यहां पर सिस्टमिक इश्यूज हैं और ये बिल्कुल साफ है कि जो पहले हुआ था उसी तरह की घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, यानी कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिविल वॉर के दौरान हुए थे उनके आगे भी होने की पूरी संभावना है। इट कैन रिपीट अगर सही समय पर सही कदम नहीं लिए गए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो भी राइट्स एक्टिविस्ट हैं यानी कि मानव अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं उन पर सरकार सर्वेलेंस बढ़ा रही है, उनको उनके फोन वगैरह टैप किए जा रहे हैं और उनको कई बार जेल में भी डाला जा रहा है, सही से वहां से न्यूज बाहर नहीं आ पा रही है, सेल्फ सेंसरशिप पर मजबूर किया जा रहा है कई अखबारों को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। गवर्नमेंट जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाई है कि अगर एक्चुअली में किसी मिलिट्री ऑफिसर ने जानबूझकर निहत्थे लोगों को मरवाया था, अगर किसी ने हथियार डाल दिए, उसको अरेस्ट करने की बजाय मार दिया गया, तो उनको तो अरेस्ट करना चाहिए, उनको तो सजा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां पर ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा सके। तो सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, पॉलिसी नहीं है। और ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स या जनरल थे जिन्होंने सिविल वॉर के दौरान ये सब काम किया था, उनको आज भी सत्ता में रखा हुआ है या फिर उनको आज भी हाई पोजीशंस पर रखा हुआ है। तो कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जो इन लोगों को पनिश करे। एक और मुद्दा यह है कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न एरियाज हैं वहां पर श्रीलंका की सरकार सिविलियन पोजीशंस पर मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रही है। तो जैसे नॉर्मली जैसे गवर्नर या और भी कोई सिविलियन पोजीशंस हैं तो वहां पर आर्मी जनरल्स को अपॉइंट करा जा रहा है, जो कि गलत है। इससे क्या होगा कि सरकार का और ज्यादा मिलिटराइजेशन होगा और ये जो मिलिट्री को बढ़ावा मिलता है वो और ज्यादा मिलता जाएगा। तो श्रीलंका जब ये रेजोल्यूशन देखता है तो उसने सबसे पहले भारत की मदद मांगी कि भाई ये यूएनएचआरसी में हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन आया तो हमें सपोर्ट करो। और इसके कुछ ही दिन पहले भारत का जो पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली अडानी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था कोलंबो में, वो कैंसिल किया गया था। तो अब भारत के सामने क्या डिलेमा था, इनडायरेक्टली श्रीलंका ये कह रहा था कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट का देख लेंगे। लेकिन भारत हमेशा से तमिल माइनॉरिटी को सपोर्ट करता आया है, तमिल माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं उनको लेकर भारत ने हमेशा पुरजोर रूप से आवाज उठाई है। कुछ समय ऐसा था 2013-14 के बाद जब एक दो बार हमने श्रीलंका का साथ दिया था ड्यू टू सम रीजन, या फिर हमने वोट से एब्सटेन कर लिया था। बाकी श्रीलंका अच्छा पड़ोसी है हमारा, उसके बावजूद हम श्रीलंका के खिलाफ वोट करा है हमने बहुत बार इस तरह के मामलों में। लेकिन अब क्या है कि भारत को चूज करना था कि कमर्शियल बेनिफिट देखे अपना, ये पोर्ट देखे, या फिर तमिल कम्युनिटी की राइट्स के बारे में, परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की राइट्स के बारे में देखें।
तो भारत ने श्रीलंका का साथ दिया, लेकिन ये बात भी कही कि जो तमिल लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो भारत ने दोनों तरफ बैलेंस कर लिया। भारत इस मामले में बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिकली हम बैलेंस कर लेते हैं हर चीज़ को यूएन में। भारत का बैलेंसिंग एक्ट देखो, हमने रेजोल्यूशन को ये करवा दिया कि देखो अगर कोई एविडेंस है कि मानवाधिकारों का हनन हुआ है तो उस एविडेंस को बचा कर रखा जाए, भविष्य में कोई वॉर क्राइम के लिए ट्रायल चलाया जाएगा अगर, उसमें बचा कर रखें। लेकिन अभी कोई सैंक्शन मत लगाओ आप लंकन जनरल्स पे, या फिर जो खुद गोतबाया राजपक्षा उस समय आर्मी के लीडर थे, उन पर कोई सैंक्शन अभी के लिए नहीं लगने चाहिए। और इस न्यूज के तुरंत बाद इंडिया फिर से श्रीलंका के पोर्ट प्रोजेक्ट में एक भागीदार के रूप में शामिल होगा, इस तरह की न्यूज आ गई। अब लेकिन क्या है कि जो तमिल्स हैं, जो भारत को देखते हैं कि हाँ भारत हमारा एक तरह से गार्जियन है, भारत की जो कम्युनिटी है, तमिल्स हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए इससे। इनफैक्ट जो तमिल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें भारत को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई गई कि श्रीलंका ने भारत की मदद से ये यूएन रेजोल्यूशन को ट्वीक कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और अभी क्या हो रहा है कि ये इससे भी लोग नाराज हैं कि मिलिटराइजेशन हो रहा है। जैसे कि रिसेंट आपको बता रहा हूँ 5 मार्च को अब एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आर्मी का क्या लेना देना, लेकिन एक पूरा हॉस्पिटल इन्होंने आर्मी के जिम्मे सौंप दिया है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलिट्री देखेगी श्रीलंका की। तो ये जो मिलिटराइजेशन है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए भी खराब है, और ये वैसे भी तमिल लोगों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि पूरी मिलिट्री सिंहला लोगों से या सिंहला एथनिक ग्रुप से भरी हुई है। वहां पर तमिल्स का रिप्रेजेंटेशन आर्मी में बिल्कुल कम है। तो इन्हीं सब बातों के खिलाफ अभी भी तमिल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं श्रीलंका में, और इस तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर काफ़ी कॉमन है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर लगातार वहाँ की कम्युनिटीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये फोटो मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि मुझे एक वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैग्निट्स्की एक्ट। ये क्या है? क्या आपको पता है मैग्निट्स्की एक्ट क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट पे लिखो, और अगर चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो वीडियो बन जाएगा, लेकिन अगर कमेंट में आप बोलोगे तो। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था लेक्चर की शुरुआत में, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट थे। तो देखो, इंडो श्रीलंका का जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली बढ़ा नहीं है, इनकंसिस्टेंट रहा है हमारा ट्रेड बहुत ही, क्योंकि रिश्ते जैसे सुधरते हैं बिगड़ते हैं उस अनुसार ट्रेड होता है। दूसरा, बांग्लादेश का डेफिनेटली सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल्स के मामले में हम बांग्लादेश के साथ बहुत व्यापार करते हैं, और बांग्लादेश इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो हमारे इमीडिएट पड़ोसी हैं उनमें सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश ही है। और नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड तो कैसे ही होगा, आप खुद सोचो। नेपाल पॉपुलेशन वाइज, जीडीपी वाइज इतना बड़ा नहीं है जितने दूसरे देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? बी ओनली। ये वाला केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी होगा 2 ओनली। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।